देश के 10 साल में 55 करोड़ नए बैंक खाते खुले हैं। ये चौंकाने वाली बात है, किसी ने सोचा नहीं था कि 10 साल में बैंक खाते 55 करोड़ खुल जाएंगे। 2014 में इस देश में जो वायु सेवा में जो यात्रा करते थे, एयरलाइंस में जो लोग चलते थे, उनकी संख्या 6.5 करोड़। ये याद रखिए, 98 करोड़ टन जो है वो माल ढोया था सड़क पे। सड़कों द्वारा 2013-14 में 98 करोड़ टन माल इधर से उधर ढोया गया था। ये है 2014 का आंकड़ा। 1000 एयरबस और इंडियन एयरलाइंस ने फरवरी 2024 6 महीने बाद इंडियन एयरलाइंस ने ऑर्डर किया है, तो उसने भी एयरबस को 1000 जहाजों का ऑर्डर दिया है। यानी इस जो 20 करोड़ बढ़ा था वो बढ़ा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ टन। और ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बैठ के। तो ये 50 करोड़ टन कांग्रेस के समय में क्यों नहीं बढ़ा? कोई कोयले वाला कोई ऐसा काम नहीं है। अब आता हूँ मनीष जी काम से चौंकाने वाली बात। तो कुछ लोगों का अपना इंडिकेट कर रहे थे कि ये जिक्र नहीं किया, वो जिक्र नहीं किया, फलाना किया, दिमागा किया। तो मैं बता दूं कि वो जो मैंने उसी समय कहा था कि वो उन चीजों को लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, चौंकाने वाली बात तो है मनीष जी कि इस देश के 10 साल में 55 करोड़ नए बैंक खाते खुले हैं। ये चौंकाने वाली बात है, किसी ने सोचा नहीं था कि 10 साल में बैंक खाते 55 करोड़ खुल जाएंगे। 11 करोड़ सिलेंडर दे दिए गए, ये किसी ने सोचा नहीं था। पहले कुल 10 करोड़ थे 67 साल में, और अगले 10 साल में उन्होंने 11 करोड़ सिलेंडर दे दिए। ये चौंकाने वाला काम था, लेकिन सब लोग परिचित हैं, इसलिए हम लोग कल उसका जिक्र नहीं कर रहे थे। 12 करोड़ शौचालय यहाँ खुल गए। ये चौंकाने वाला काम था कि देश के अंदर 12 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ शौचालय नहीं था। वो 12 करोड़ घरों की महिलाएं कहीं जाती थी, खेत में कहीं भी जाती थी, लेकिन उनको सार्वजनिक रूप से बाहर जाना पड़ता था। वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। 35 करोड़ जो है एलईडी बल्ब बांटे हैं, वो वास्तव में चौंकाने वाला काम है। तो चौंकाने वाले काम तो प्रधानमंत्री मोदी का करो तो कम से कम 500 पेज की किताब एक लिखनी पड़ेगी। ये है उसका कारण जो आप लोग सब कहते हैं। तो कल जिस तरह से मैंने कुछ अलग बताया था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को कैसे चौंका रहे हैं, और आप लोग भी चौंकेंगे आज भी। एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करता हूँ कि आप लोगों को ताजुब होगा कि 2014 में 2013-14 जो आखिरी कार्यकाल था उस महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का, तो उस साल जो है रेल यात्रा कर दी। तो मैं वो सब्जेक्ट ले रहा हूँ जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। 853 करोड़ लोगों ने यात्रा की थी, 853 करोड़। तो ये आंकड़ा था 2013-14 का, और आज की तारीख में वो आंकड़ा घट गया है। 2024-25 में वो आंकड़ा है 715 करोड़। यानी 138 करोड़ यात्री कम हुए हैं रेल के। क्यों हुए हैं? वैसे खैराती दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन कभी इस पर नहीं आते, इस पर कभी नहीं आते कि आखिर ये 138 करोड़ यात्री घट गए, कहाँ चले गए यात्री? क्योंकि लोग अपना काम तो छोड़ नहीं दिया, यात्रा कर दी तो उन्होंने छोड़ नहीं दी। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अन्यथा पूरे आप 78 साल का इतिहास उठाकर देखिए कि हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती थी, बढ़ते 853 करोड़ पहुंच गई थी। तो अब तो 1000 करोड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो 1000 करोड़ होने को जाए 715 करोड़ है। और इसका कारण है, जरा पहले इसका एक और उल्टा समझ लीजिए कि वही ट्रेन है, और उन्होंने जो माल ढुलाई होती थी देश के अंदर, तो 2013-14 में जो 853 यात्री सफर कर रहे थे, तो 1058 मिलियन टन माल ढोया था उन्हीं ट्रेनों ने। और वो आंकड़ा बढ़कर आज की तारीख में 1617 मिलियन टन हो चुका है। तो ये माल तो करीब समझिए 55% बढ़ गया ढुलाई, लेकिन यात्री कहाँ चले गए? तो ये इसको जब आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी का फिर कमाल आपको नजर आएगा। कि पहले जरा याद करिए कि 2014 में इस देश में जो वायु सेवा में जो यात्रा करते थे, एयरलाइंस में जो लोग चलते थे, उनकी संख्या 6.5 करोड़ थी। ये याद रखिए, 6.5 करोड़ थी। और आज की तारीख में अभी 2024-25 खत्म हुआ है, उसमें एक साल में वायु यात्रा करने वाले लोग 16.5 करोड़। 16.5 करोड़, तो 10 करोड़ तो सीधे शिफ्टिंग है, ये जो इससे 2014 तक वो नहीं करते थे। आज की तारीख में वो 16.5 करोड़ है।
तो ये जो 138 करोड़ का हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ गया। और मनीष जी, जो बात आप अक्सर कहते हैं, अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जरा पता करिएगा कि पहले देश के अंदर 91,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज की तारीख में 1,60,000 किलोमीटर सड़कें हैं। वो जो ट्रैफिक है, जो रेलवे का ट्रैफिक था, उसका कम से कम 20% ट्रैफिक रोड पर शिफ्ट हो चुका है। और उसका नतीजा है कि जो कभी नहीं हुआ इस देश के अंदर कि रेल यात्रियों की संख्या घटी हो, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखा दिया कि जो 853 करोड़ था वो आज की तारीख में 715 करोड़ यात्री हैं। और इसीलिए मनीष जी, दर्शकों से भी कहूंगा कि आप कभी भी स्टेशन पे जाते होंगे तो आपको जो अगर पुराना याद होगा, जो थोड़ी इनकी एज होगी, कि उससे पहले स्टेशन पे कैसी भगमच्चर होती थी, कैसी भीड़ होती थी, ट्रेनों में कैसी भीड़ होती थी, आज की तारीख में वो खत्म है। वो नज़ारा देख तरह से, और वो ट्रेनों में ज्यादा सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्योंकि करीब करीब 125 करोड़ लोगों ने ट्रेनों से उनका साथ छूट गया है। और उसको केवल एक चीज से मत मिलाइए, 10 करोड़ तो रेलवे अब हवाई जहाज में तो इसलिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, टिकट है। ये रोड वाले कहीं, इनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन एक दूसरा है मनीष जी, कि आप जो देश के अंदर जितनी कारें, केवल कार की बात कर रहा हूँ, अभी आगे बड़े बसों की तो बात ही नहीं कर रहा, कि कार जो है वो जितनी थी आज उससे दुगनी कारें इस देश के अंदर हैं, दोगुनी कारें, यानी करीब करीब 1 करोड़ सवा करोड़ कार अधिक हैं, जितनी थी उससे 1 करोड़ कार अधिक है देश के अंदर। वो जो काम करती हैं तो वो कहाँ जाता है? बसें करीब करीब 2014 में 53 हजार बसें थी, आज की तारीख में उनकी संख्या दुगनी तिगुनी हो चुकी है। तो वो जो ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है वो परिणाम है आपको, जो रेलवे के यात्री कम हुए हैं। लेकिन इसको छोड़िए मनीष, और इसको आप जरा दूसरे तरीके से समझिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल में 60-65 हजार किलोमीटर जो सड़क बनी है, उसने कमाल क्या किया है। ये केवल पैसेंजर वाला छोड़ दीजिए कि उसका जो है मनीष जी सड़क से, हाँ, और वही आंकड़ा आप इसको जोड़ लीजिएगा कि 980 मिलियन यानी करीब 98 करोड़ टन जो है वो माल ढोया था सड़क पे। सड़कों द्वारा 2013-14 में 98 करोड़ टन माल इधर से उधर ढोया गया था। ये है 2014 का आंकड़ा। और आज की तारीख में जो आंकड़ा है मनीष जी, वो 460 करोड़ टन है। यानी आप समझ रहे हैं, ये करीब करीब 5 गुना ज्यादा। तो 5 गुना ज्यादा माल जो है सड़क से क्यों जाने लगा, इसकी ये जरा समझिए आप। तो वो सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कें बढ़ी हैं, सड़कें ज्यादा बेहतर हुई हैं, और लोगों ने रेलवे को छोड़कर सड़कों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। और इससे समझिए कि वो जो यात्रियों की संख्या घटी है, क्यों घटी है। और एक और नया एरिया है, वो बिल्कुल अलग है। नहीं, बिल्कुल, जब आप सड़क की बात कर रहे हैं तो मैं आप गिना दूं, चूंकि अक्सर हम कहते हैं कि मेरा जो बचपन का एक दोस्त है, वो उसने रेलवे से यात्रा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे ड्राइव करने का आनंद, गोपालगंज निकलता है, सुबह 6 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और शाम के 6-6:30 बजे वो बिहार के गोपालगंज पहुंच जाता है। पहले जिस ट्रेन से उसे 15-16 घंटे लगते थे पहुंचने में, अब वो 13 घंटे में पहुंच जाता है। उनके पिता की अकस्मात निधन हुई। सर, कोई संभावना नहीं थी। 2 बजे रात में उसे पता चला कि ऐसी हादसा हो गया है, और वो निकला, 4 बजे निकला और अंत्येष्टि कर गया। आप कल्पना नहीं कर सकते थे, बिहार में लोग ऐसे दूर नेशनल कैपिटल में रहने वाले, उनके घर में ऐसे हादसे होते थे तो आप अपने अंतिम कर्म कांड नहीं कर पाते थे। ये भावनात्मक मामला भी है इस तरह का। मैं कई मोदी द्रोही अपने पत्रकारों को देखता हूं, कहते हैं कि गाड़ी उठाता हूं चले जाता हूं। मैंने कहा कि कभी सोचे हो कि कैसे कायाकल्प हुआ? मुझे लगता है इन सब चीजों की चर्चा और समझने की जरूरत है कि लोग, ट्रेन का गर्मी की छुट्टी अभी हुई है, लोग 4-4 महीने पहले से लाइन में लगते थे। हम लोग प्रेस क्लब में, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सेलेक्टिव लोग वहां होते हैं, वहां पर भी लंबी लाइन लग जाती थी। उसका जो टिकट काउंटर था, उन टिकट काउंटरों पे अब कोई दिखाई नहीं देता सर। हमारे उस प्रेस क्लब के टिकट काउंटर पे, सुप्रीम कोर्ट के टिकट काउंटर पे जो सेलेक्टिव लोग होते, क्योंकि वहां पे कौन जाएगा? वहां वकील होगा या पत्रकार होंगे, इस ढंग के लोग होंगे, सब लोग जा नहीं सकते। प्रेस क्लब में जो सेलेक्टिव पत्रकार होंगे, जिसके पास प्रेस क्लब का मेंबरशिप है, वही जाएगा। सब पत्रकार जाएगा भी नहीं, पीआईबी वाले जाएंगे।
वहां सर कोई आदमी नहीं होता उस टिकट काउंटर पे, खाली होता है, बंद हो गया कई टिकट काउंटर बंद कर दिए गए। ये बदला है। तभी आप, मुझे लगा कि आप शायद ले जाएंगे इस पे कि रेलवे फ्लाइट की संख्या बढ़ी है, वो तो अभी आंकड़ा आपने बताया ही नहीं है सड़क कि रेलवे स्टेशनों की भीड़ कहाँ चली गई। और जरा दर्शक समझे कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो दो बड़ी एयरलाइंस हैं, इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस, वो दोनों ऑलरेडी, इंडिगो का जून 2023 में जून 2023 में इंडिगो ऑर्डर कर चुकी 1000 एयरबस, 1000 एयरबस। और इंडियन एयरलाइंस ने फरवरी 2024 6 महीने बाद इंडियन एयरलाइंस ने ऑर्डर किया है, तो उसने भी एयरबस को 1000 जहाजों का ऑर्डर दिया है। यानी आने वाला जो दशक है, हिंदुस्तान में जो आज की तारीख में 800 850 जहाज इस समय उड़ रहे हैं, ये संख्या बढ़कर करीब करीब समझिए 2500 हो जाएगी, 2500-3000। तो ये कोई कंपनियां जो है अब खैरात के लिए काम नहीं कर रही, ये कोई दान धर्म के लिए काम नहीं कर रही। इसका मतलब हिंदुस्तान में पोटेंशियल है। आने वाले 10 साल में आप सोचिए कि जो अभी मैं 16 करोड़ को बता रहा हूँ, 16.5 करोड़, ये ट्रैफिक बढ़कर कम से कम 40 करोड़ यात्रियों का होगा, और वो इसी देश के तो लोग होंगे। तो ये परिवर्तन आया है 10 सालों के अंदर, और इसके बात नहीं करते, कभी इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, इसके आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों ने डेढ़ साल, एक 2-2 साल पहले ये ऑर्डर दे चुकी, वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो केवल एक क्षेत्र आप अनुमान लगाइए कि आपकी एयरलाइंस का जो सेक्टर है, ये कहां से कहां पहुंचने वाला है, और इसकी बाकायदे क्या तैयारी है। ये 1,000 जहाजों का जो ऑर्डर है, तो बड़ी रकम इन कंपनियों ने दी है, और मुनाफा कमाने के लिए दी है। तो आगे क्या संभावना है, ये उनको नजर आ रहा है। तो ये एयरलाइंस वाला है जो अभी मनीष जी ने याद दिलाया। लेकिन मनीष जी, एक और ऐसा क्षेत्र है, और ये सारा, फिर मैं कह रहा हूँ, ये सारा श्रेय केवल एक ही आदमी को दिया जा सकता है, कि दूसरा इसमें कोई हिस्सेदार है नहीं। जल परिवहन, जो पानी के जरिए माल ढोया जाता था, वो आंकड़ा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 2013-14 तक इस देश के अंदर केवल 18 मिलियन टन जो है माल जो है ढोया जाता था, जो वाटरवेज के जरिए था, तालाब नदियों के जरिए होता था, या समुद्री भी होता था, तो इंटरनल जो मामला था। और आज की तारीख में वो मामला कहाँ बढ़ा है कि जो 18 मिलियन टन पे था, वो आज की तारीख में 145 मिलियन टन है। यानी जो एक करोड़ 80 लाख टन था, वो आज की तारीख में 14 करोड़ 50 लाख टन है। यानी ये 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा। ये है वाटरवेज का मामला। और वाटरवेज जो है सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, चाहे सड़क और चाहे रेल, दोनों की तुलना में वाटरवेज वाला जो परिवहन है वो सस्ता पड़ता है। तो ये अगर आप जो थोड़ा आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समय पद संभाला था, उस समय सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पर जोर दिया था। सबसे पहला रास्ता खोला था उन्होंने बनारस से हावड़ा वाला। उसके अलावा फिर देश में कई रास्ते खुले जो पानी के जरिए आपका माल जाने लगा। तो वो माल जो है केवल कागजों में या लफाजियों में नहीं, वो माल आज की तारीख में 14.5 लाख टन, 14.5 लाख टन माल जो है वो ढोया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कहाँ से कहाँ देश जा रहा है। और ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है। ये सोचिए कि 6 करोड़ हवाई यात्री इस देश में 67 साल में बढ़े थे मनीष जी। हवाई जहाज तो 1947 में भी चलता था, और 1947 से करते करते 2014 में 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज में यात्रा करते थे। और 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी संख्या बढ़ाकर 16.5 करोड़ कर दी है। यानी 10 करोड़ बढ़े हैं 10। और उन्होंने कहा था चप्पल पहनने वाले को, तो ये अक्सर मजाक बनाते हैं, चप्पल पहनने वाला मतलब था कि कॉमन मैन। और 16.5 करोड़ जो यात्री हो गए, तो ये कौन लोग हैं। तो ये केवल मजाक बनाते रहेंगे, खिल्ली उड़ाते रहेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी कैसे इतिहास बनाते रहेंगे, ये बता रहे हैं ये आंकड़े। बिल्कुल, तब भी चोट्टों की चंडाल चौकड़ी एक अलग ढंग का नैरेटिव गढ़ती है। और हमारा उद्देश्य इस व्याख्या से सिर्फ ये नहीं है कि मोदी का महिमा मंडन, हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है, कहीं षड्यंत्र के दाव द्वारा एक नहीं मनीष नैरेटिव जी, काट करके इस देश की सत्ता ऐसे देशद्रोहियों, ऐसे लोगों के हाथ में ना चली जाए
जो देश अराजक स्थिति में पहुंच जाए। नहीं, हमारा उद्देश्य महिमा मंडन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं वो तथ्य बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ सत्य इस बोल देश में, तो क्या कहते हो कि ये बड़ा गलत हुआ बिल्कुल, है क्या? या गाली बिल्कुल, देने लगे मोदी को क्या? बिल्कुल। और वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बनाए नीतियों पे ये पूरा काम हो रहा है, तो उनके अलावा क्या प्रशंसा किसकी करने लगेंगे? सनसनीबाज की करने लगेंगे कि उसकी इटालियन अम्मा की करने लगेंगे? जो आदमी पात्र है उसकी प्रशंसा होगी। और वो ये सारे आंकड़े जो है वो हैं, जो आप जाकर कहीं भी चेक कर सकते हैं। सारे दस्तावेजी आंकड़े हैं ये, और ये बता रहे हैं कि कैसा काया पलट हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। लेकिन इस देश में कैसे चोरी होती थी उसका एक बहुत बड़ा आंकड़ा समझिए मनीष जी, कि वो कलई खोल देता है इन कांग्रेसियों की और इन कांग्रेसियों के कार्यकाल की। कि एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कोयला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोयला, दर्शकों को सुनकर ताजुब होगा कि कोयला जो है 2004 में जब अटल जी ने सत्ता छोड़ी, उस समय इस देश के अंदर कोयला पैदा होता था 37 करोड़ टन। 37 करोड़ टन कोयला पैदा होता था। और आज की तारीख में वो 2014 में जो बढ़ा, तो 2014 में बढ़ के करीब करीब समझिए हो गया वो 57 मिलियन टन, वो 57 करोड़ टन, 57 करोड़ टन पैदा होता था। कितना बढ़ा मनीष जी? 10 साल में 20 करोड़ टन बढ़ा उसका उत्पादन। 37 करोड़ से 57 करोड़ टन हो गया, 20 करोड़ बढ़ा। और आज की तारीख में क्या है, सुनकर आपको ताजुब होगा। तो ये महिमा मंडन थोड़ी, इसका कोई जवाब हो तो जरा कोई दे कि आज की तारीख में मनीष जी वो जो कोयले का उत्पादन है वो 105 करोड़ टन, यानी इस जो 20 करोड़ बढ़ा था वो बढ़ा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ टन। और ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बैठ के। तो ये 50 करोड़ टन कांग्रेस के समय में क्यों नहीं बढ़ा? कोई कोयले वाला कोई ऐसा काम नहीं है, कोई बड़ी नई टेक्निक आ गई, कोई नई टेक्निक के इंतजार कर रहे थे और उसकी प्रतीक्षा की वजह से। उसकी वजह थी चोरी, उसकी वजह थी जब कोई चीज की कमी होती है तो वो ब्लैक होता है, ब्लैक होने के बाद कैसे उसको पैसे वसूले जाते हैं, इसका मैं बोल नहीं सकता क्योंकि परिचित है मेरे। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मनीष जी, जो कोयले की रैक अलॉट होती थी, वहां पर रैक अलॉट करने के एक एक रैक के 15-15 लाख रुपए घूस होती थी, और कांग्रेसियों के यहाँ लाइन लगी रहती थी रैक अलॉट हो जाए। तो ये धंधा प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। और जरा ये सोचिए कि जो जब नहीं, ये सब 57 धंधा आपके पैसे के लोग भी तो करते थे, ठेका तो वो भी लेते थे, वो दिलाते थे, इसीलिए सब बेचैन है। सिर्फ पत्रकारिता थोड़ी करते थे किसी अखबार। आप देखिए कोलगेट घोटाला में साबित हुआ, कई कई सब अखबार के संपादक और मालिक जो है वो कोयले का अलॉटमेंट करवाते थे। ये तो हाँ साबित है ना, हमें अपनी किताब में भी इसकी व्याख्या की हुई है। तो हमारे जो कई पेशेगत लोग हैं, इनका तो साइड का धंधा ये भी था, कोल ब्लॉक आवंटित कराने का धंधा, इस तरह का धंधा, ये ट्रेनों में मालगाड़ियों में इस तरह का धंधा, ये तमाम चीजें थी। इसीलिए तो इनको लगता है कि हमारा खैरात का धंधा बंद हो गया है। मैं जान रहा हूँ ना, मैं बता रहा 15-15 लाख रुपए एक एक रैक के दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? वो ईदी खैराती, जो मनीष जी ने कहा कि इसमें खैराती भी शामिल थे। और ये इनको इसीलिए आग लगी हुई है कि कोयला देखो इतना पैदा होने लगा, माल हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इनकी कोई पूछ नहीं रहा, इनकी कोई दलाली नहीं चल रही। और कोयले का उत्पादन देश के अंदर दुगना हो चुका है, करीब करीब समझिए आप 50 करोड़ टन जो कोयला बढ़ा है, ये देश के ही काम आ रहा। और इसमें एक झूठ की और धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे परिचित ने, क्या बोलूं उनको, वो भी अक्सर बताते थे ये जो कोयले की पॉलिसी है ये अडानी के हिसाब से बन रही है। अडानी जो इम्पोर्ट कर रहा है, अडानी का कोयला खप जाए इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा फलान। दुनिया भर का ऊट पटांग उलूल जुलूल, मालूम कुछ नहीं, लेकिन वो अपना ज्ञान बताया करते। तो मैं हाँ हाँ करके सुनता था। उसका कारण यह है कि जरा यहाँ पर कोयले का उत्पादन 50 करोड़ टन बढ़ा है, वहाँ अडानी की कितनी हैसियत है, अडानी कितना इम्पोर्ट कर लेगा कोयला। लेकिन एक होता है कि अडानी को गाली देनी है, अडानी के बहाने मोदी को गाली देनी है, तो अडानी भी गाली चलती थी। कोयले की असलियत क्या है कि हिंदुस्तान अपना लगातार उत्पादन बढ़ा रहा है, यह है फर्क। और एक और जरा चौंकाने वाला आंकड़ा बता दूं कि हाँ 2014 तक इस देश के अंदर बिजली, अब बिजली को समझिए, बिजली हमारे जीवन की एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। अगर बिजली आपके यहाँ खत्म हो जाए तो सब कुछ ठप, कुछ भी नहीं चलेगा। आपका काम धाम ठप, आपका ऑफिस बंद, आपका घर बंद, आप सब बाजार बंद, सब बंद हो जाएगा अगर बिजली ठप हो जाए।
तो बिजली हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और बिजली 2014 तक ये आखिर में इसलिए बता रहा हूं, ये सारी बातों की पोल खोल देती है, सारी बातों की कि कांग्रेस का शासनकाल जो 2014 तक रहा, उसमें जो सबसे ज्यादा पीक डिमांड आई इलेक्ट्रिसिटी की, वो मनीष जी 135 लाख मेगावाट थी। 1.35 मेगावाट, 1,35,000 मेगावाट, ये जो थी बिजली की डिमांड थी। और ये पीक थी, इससे ज्यादा कभी नहीं आई, इससे ज्यादा कभी नहीं आई। और इसमें एक तथ्य और समझ लीजिए कि जो बिजली की डिमांड है, वो जो यूपीए के शासन में भी हुई थी, एनडीए के शासन में भी हुई है। ये जो टोटल डिमांड आती है, इसमें 22 से 23% बिजली जो होती है, वो हमारे आपके घरेलू कामकाज के लिए, मतलब जो घरेलू इस्तेमाल की होती है, घरों में इस्तेमाल की वो बिजली होती है वो। और अब आप 135 का अगर आप 22% निकालिए तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 30 हजार मेगावाट आप मान लीजिए। ये इतना ही होगा, 1,35,000 में 30,000 मेगावाट आप मान लीजिए। 30 अगर आप 22% आते हैं। और आज की तारीख में वो जो डिमांड है, ये जो पीक पे थी 1,35,000 मेगावाट, वो आज की तारीख में 2,50,000 मेगावाट है। इसका भी 22% निकालिए, इसका 22% कितना हो जाएगा मनीष जी? इसका 22% आपका होगा करीब करीब समझिए 22, ये 50,000 मेगावाट से ज्यादा। तो ये अपने आप में दोनों आंकड़े बता रहा है आपको कि उस समय जो घरेलू बिजली थी, वो करीब 30,000 मेगावाट में इस्तेमाल हो रही थी, और आज की तारीख में जो घरेलू बिजली है, वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तो घरों का क्या जीवन सुधरा है, इसको आप समझिए। और जरा वो बाकी जो 80% बिजली है, वो कहाँ खर्चा होती है? वो आपकी इंडस्ट्रियल खर्चा होती है, वो आपकी कमर्शियल खर्चा होती है, वो आपके उद्योग जगत से जुड़ी जो शाखाएं हैं, उनके अंदर वो बिजली इस्तेमाल होती है। तो वो कितना बड़ा फर्क आया है। और उसको एक चीज से आप समझ लीजिए कि यूपीए शासनकाल और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का अंतर, कि इनकी टोटल जो उत्पादन क्षमता थी, वो 2.3 मेगावाट की थी, जो उस समय ये कर 2.3 लाख मेगावाट की उत्पादन क्षमता थी। डिमांड तो इनकी 1.35 थी। लेकिन आज की तारीख में जितनी इनकी कुल क्षमता थी, उसका 90% तो प्रधानमंत्री मोदी ने केवल रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, 2,20,000 मेगावाट आज की तारीख में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन भारत में हो रहा है। ये फर्क आया है इस 2014 से 2025 के बीच में। और इसको जरा कांग्रेसी इस पर बात करेंगे। तो उससे ज्यादा कुछ चीजों को कह रहे हैं, जैसे कि आप जब भीड़ की बात कर रहे थे, तो बैंकों में डिजिटल इंडिया होने से बैंकों में कैसा बदला? मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो पापा कोई चेक देते थे यदि, तो कई बार हुआ कि लगाया चेक, पता चला वो पेंडिंग में चला गया। हम लोग बचपन में इधर उधर खेलने लगे, उसके बाद पता चला कि शाम हो गया, एक चेक भुनाने के लिए पैसे लगने में, और उसके बाद घर आए तो पता चला कि मतलब खाली चेक, वो चेक भी चला गया, अगले दिन फिर उसके लिए जद्दोजहद करनी है। ऐसा कायाकल्प, और बैंकों में क्या लाइन होती थी, ये पुरानी बात नहीं है, आज के कुछ दिन पहले तक ये कायाकल्प हुआ कि आप जाएंगे तो बैंक में आपको भीड़ नहीं नजर आएगी। एक एक पैसे कैश लोग रखते नहीं है। जो लोग इस देश का वित्त मंत्री इसका मजाक उड़ाता था, मुझे लगता है ये एक बड़ी क्रांति है। हम लोग नोटबंदी पे तो कल बात कर गए, लेकिन डिजिटल इंडिया से जो बैंक पर प्रेशर कम हुआ है, वो उसके बड़े मायने। और बताऊं मनीष जी, आपने बैंक की बात की, तो बैंक की लाइनें जो लगती थी बैंक के काउंटर पे, वो राशन की दुकान की लाइनों की तरह लाइन लगती थी। ये स्थिति थी। और कब थी? जब आज की तुलना में आधे से भी कम खाते थे बैंकों में, आधे से भी कम खाते थे। और मनीष, जब आपने मनीष जी कहा कि हम लोग को मित्र, काफी मित्र वगैरह थे, तो अक्सर से कोई बैंक से पैसा निकालना हो या जमा करना हो, तो हम लोग किसी मित्र को पकड़ते थे कि जरा लाइन में ना लगना पड़े, ऐसे हो जाए। ये स्थिति हुआ करती थी। राशन की दुकान बड़ी लंबी लंबी लाइन, 15-15, 20-20 आदमी खड़े होते थे। तो ये आज की तारीख में वो गायब है, बिल्कुल नदारद है, पता नहीं चल रहा। इससे दोनों आदमी को आराम है, आम आदमी को भी आराम है। और जबकि संख्या मनीष जी दुगनी हो गई है, दुगनी से ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई सर, दुगनी से ज्यादा हो गई। मतलब हम आंकड़ा, मुझे लगता है कि स्पेशल आंकड़ा अपने पास नहीं है उसका, वो कई गुना बढ़ गई होंगी वो।
ये बैंक अकाउंट तो कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट होता था गांव में, सामान्यतः हाँ नहीं होता था उनके पास। तो ये जो पूरा कायाकल्प हुआ है, मुझे लगता है इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि किस तरह से बदला देश में। मतलब प्रधानमंत्री मोदी कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, जरा ये भी समझिए कि जब हम और मनीष जी बात कर रहे हैं कि वहां लाइन लगती थी, इतनी भीड़ होती थी, उस समय बैंकों का जो प्रॉफिट था वो 37,000 करोड़ था, और आज जब जनता गायब है, लाइन नहीं लग रही, तो बैंकों का प्रॉफिट 1,50,000 करोड़ का है, 1,50,000 करोड़ का। और तो आप समझ लीजिए कि ये उल्टा, जहाँ पे भीड़ नहीं है वहां पे प्रॉफिट कहाँ जा रहा, और जब भीड़ लगती थी तो प्रॉफिट कहाँ नीचे लेटा हुआ था। ये अपने आप में अंतर बता रहा है शासक का, ये शासक का अंतर है। बैंक वालों की गलती न तब थी, न बैंक वालों की गलती आज है। ये क्या, मेरी माता जी आपकी शो के अच्छा, रेगुलर व्यूअर हैं। रेगुलर व्यू है, सतीश जी का एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब दूर सुदूर, सात समंदर पार से ऐसे ऐसे लोग हैं जो समर्पित भाव से, मुझे लगता है कि ये इंटेंशन सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता है, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, ये आपका और हमारा राष्ट्र के प्रति यज्ञ में का होती है। ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण का उद्देश्य, मैं बार बार कह रहा हूं, कि किसी की सत्ता की तारीफ या उसका महिमा मंडन कतई नहीं है। एक चेतावनी है उस समझने का। जब कई बार हम लोग इसमें आ जाते हैं ना, करे अरे किया क्या, मोदी ने किया क्या, ये बंगाल में ऐसे हो गया, फलाना जगह ऐसे हो गया, इस नैरेटिव के बदले, इस नैरेटिव के काटने के षड्यंत्र इतने खतरनाक हैं कि सोचिए, यदि दैत्यों के, राक्षसों के हाथ में सत्ता आई तो आपके भारत को वो कहाँ ले जाएंगे। बस इसी बात को समझने की जरूरत है, और हम लोग इसीलिए इस आंकड़ों के माध्यम से सतीश जी आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा आप जरूर करते रहिए जी। ना ना, ये मनीष जी मुख्य चीजें हैं जो बताती कि देश के अंदर क्या बदला है, कितने बड़े पैमाने पर बदला है। क्योंकि इसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं पकड़ा या कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पूरे देश को प्रभावित करने वाले कारनामे हैं। चाहे एयरलाइंस की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, और चाहे वाटरवेज की बात हो, और चाहे बिजली पूरे देश में जाती है। और बिजली तो मनीष जी अपने आप में कई बातों की गवाही स्वयं दे देती है कि बिजली ये रोना रोते हैं कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। कभी बताते हैं कि उद्योग से सैकड़ों नहीं तो लाखों की बात करते हैं कि लाखों उद्योग बंद हो गए, लाखों प्रतिष्ठान बंद हो गए। तो ये जो लाखों प्रतिष्ठान में जब बताते हैं, गिनती बताते हैं, तो ये बाकी जो बढ़ी हुई करीब करीब 1 लाख से मेगावाट से ज्यादा बिजली अतिरिक्त खर्चा कर रहा है हिंदुस्तान, ये जा कहाँ रही है। ये इनकी चोरी को और इनकी क्या कहूँ, इनके बेईमानों को, इनका मुंह काला करती है। ये आंकड़े हैं सामने। ये आंकड़े हैं सामने, जो इन सब का पूरा सच और इनके कालिक पोतती है, और बताती है कि भारत कहां से कहां गया। सर, एक और मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि नैतिक बल, सबसे बड़ी बात, जो पिछले इस देश 11 साल में जो भारत का एक भरोसा बढ़ा है, हम और आप ये मान चुके होते थे, आप क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, हम सब उस पीढ़ी के, भारत की हार क्रिकेट और हॉकी में आमतौर पर पाकिस्तान से होती थी। और उसके बाद चूंकि युद्ध तो हमेशा होता नहीं था, तो एक मानसिकता थी कि भारत तो पाकिस्तान के सामने टिक नहीं सकता, उसका शारीरिक सौष्ठव जो है वो पश्चिम की तरफ के लोगों की जो है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे अपने यहाँ पंजाब के तरफ के लोग बंगाल और आसाम और बिहार के तरफ के लोगों की अपेक्षा शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ होते हैं। इस दौर में पाकिस्तान का भिखमंगा हो जाना, पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, हमने नोटबंदी पे तो कल चर्चा की, लेकिन ये छूट गया कि इस दौर में पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, उसका कटोरा, प्रधानमंत्री का कहना कि हम तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे, फिर उसके बाद भीख मांगने पर मजबूर किया, तो उसके बाद अभी हफ्ते भर पहले कहा था कि उसे पाई, एक एक पाई के लिए हम उसे घुटने पे ला देंगे। आज उन्होंने कहा रोटी खाओ वरना गोली खाओगे। मतलब कई 3 चरण हो गए सर। पहली बार कहा कि कटोरी लेकर के भीख मांगने को मजबूर कर देंगे, फिर कहा कि वो भीख भी तुम्हें नहीं मिलेगा, हम दुनिया में ऐसा माहौल बना देंगे कि तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगा, एक एक सिक्के के लिए तरसोगे। अब कहते हो मेरे एहसान पे रोटी मिल सकता है, यदि ज्यादा करोगे तो रोटी के बदले गोली मिलेगा। ये जो सोच है भारत के नेतृत्व का, इसने भारत के आत्मबल को, भारत के गौरव को बढ़ाया है। और मुझे लग रहा है कि मोदी असल चौंका, यदि हम लोग इसे साइन समअप करें, तो असल तो मोदी यहां चौंका रहे हैं।
नहीं मनीष जी, समअप करने में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि जरा गौर करिए कि जो आपने नोटबंदी की बात की, नोटबंदी ने कैसे पाकिस्तान को तबाह किया है, ये आपको एक आंकड़ा बता देगा और उससे आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि नोटबंदी ने कैसी वहां हाहाकार नहीं, बिल्कुल एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एक 5वीं सर्जिकल स्ट्राइक अगर आप रखिए तो प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के ऊपर थी नोटबंदी। भारत के बेईमानों भ्रष्टाचारियों के छोड़ के अगर आप दुनिया में बात करिए तो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी की थी। कि जिस समय नोटबंदी लागू हुई है उन्हीं से 2016, हाँ 8 नवंबर 2016, उस समय का जरा उठाकर गूगल में चेक करिएगा। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि उस समय एक डॉलर जो था कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। 120 रुपए से कम में था, 120 रुपए से कम में था वो डॉलर। आज की तारीख में 280 रुपए का डॉलर है और वो अक्सर 300 के पार हो जाता है। तो जो चीज, और ये 120 रुपए का जो डॉलर था, ये फिर वही आ जाता कि 67 साल तक नहीं, बल्कि बात 67 नहीं 70 साल, 2016 में जो डॉलर 120 रुपए का था और ये 1947 से बढ़ते बढ़ते 120 रुपए पहुंचा था। ऐसा कौन सा कमाल हो गया, क्या घुमा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कौन सा डंडा घुमा दिया कि वो 2016 से आज 25 में वो बढ़कर 280-82 रुपए का हो चुका है पाकिस्तान में डॉलर। और वो ये 280-82 तात्कालिक तौर पे है, वो जब बढ़ के जाता तो 300 पार हो जाता, कई बार भी 300 के पार हो चुका है। तो ये जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है उसके, इसने बुरी तरह से कमर तोड़ दिया। और उसी के बाद दर्शकों को याद होगा कि वो जो आप लोग सीन बात करते हैं जिसमें मीम बनते हैं, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि सड़कों पर 1-1 किलो आटे के लिए जो झगड़ा हो रहा है, सड़कों पर 1-1 किलो के लिए आटे के लिए मारपीट हो रही है, ये सारे चित्र 2016 के बाद के हैं, इससे पहले के नहीं है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो तेवर अपनाए हैं, तो एक तो पानी जो बंद किया है वो, और आज जो उन्होंने कहा है कि गोली तो हमारी है ही है। तो ये पाकिस्तान में इसी बात पे हाहाकार है, जो भी मनीष जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि मोदी जब कहते हैं तो इसका मतलब पहले से तैयारी पूरी है। जब बचन उन्होंने कहा चट्टो तो की चंडाल चौकड़ी मजाक उड़ा रहा था ना सर, पानी कैसे रोक दोगे, ये विद्वत जन, ये मूर्खों की टोली कहता था कि सिंधु नदी का पानी कैसे रोक दोगे, ये सब चीजें जबकि की हुई थी, तब ये नैरेटिव। जब पाकिस्तान यदि सबूत नहीं देता कि उसे पानी रोक दिया गया, उसे बूंद बूंद के लिए, उसके देखिए मुझे तो लगता है कि बूंद बूंद पानी के लिए उसे तरसाया जा रहा है। और यहाँ देश के हजारों हजार यूट्यूबर सिर्फ पाकिस्तान के पानी बंद होने पर लाखों कमाई कर रहे हैं, सिर्फ ये 2-3 लाइन जोड़ करके कि बॉर्डर एक बना देते हैं खेत में तार लगा करके, पाकिस्तान है इधर हिंदुस्तान है, बस एक ही लाइन होता है कि पाकिस्तानी कहता पानी दे दो, पिछवाड़ा धो नहीं पाया। इस पर सर लाखों लाख व्यूज मिलते हैं, एक ही कंटेंट, एक ही तरह के कंटेंट पे। सोचिए कि लोगों को क्या भा रहा है। तो उधर पाकिस्तान का पानी बंद किया, यहाँ अपने लोगों को अलग तरह का रोजगार दे दिया। तो ये परिवर्तन है। बाकी कुछ चीजें अभी हैं और उसको मैं दर्शकों को बता दूं, उसको सुरक्षित इसलिए रख के ले रहा हूं कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जो 11वां कार्यकाल, जो तीसरा कार्यकाल है, उसकी पहली वर्षगांठ होगी 9 जून को। फिर उस दिन कुछ बातें बोलूंगा और वो भी आपको चौंकाएंगी। ये हम लोग उसका इंतजार करते हैं। हमने आज ये समझने की कोशिश की कि भारत दुनिया को कैसे चौंका रहा है मोदी के कार्यकाल का भारत। और तब जब कहते हैं कि हुआ क्या, तो वहां से जोड़िए कि जब ये देश कहता है, कोई एक नारा मिला था कि आने आने अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कैसे वो सपने साकार हुए। मनीष, ये अच्छी याद दिला दी ये कि आज का समय हम लोग यही करेंगे कि ये जो पूछते हैं ना अच्छे दिन, तो और अच्छे दिन क्या होते हैं, और अच्छे दिन क्या होते हैं, इनके जाके क्या प्रधानमंत्री मोदी के पैर दबाने लगे तब इनको अच्छे दिन याद आएंगे। ये अच्छे दिन आम आदमी के अच्छे दिन है, और किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी से भी पूछ लीजिए कि आम आदमी के ये अच्छे दिन कैसे हैं और ये अच्छे दिन कैसे आए। और अच्छे दिन क्या होते हैं मनीष जी, जिन हिंदुस्तान के गांवों में जो 19 करोड़ घर थे, उनमें केवल 3 करोड़ घरों में पानी जाता था, बाकी बेचारे नदी से पानी पीते थे। उन लोगों के घरों में नल से जल पहुंच रहा है 13 करोड़ लोगों के घरों में। उनके इससे बढ़िया अच्छे दिन हो ही नहीं सकते। पानी से आदमी की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। उनसे पूछिए कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए।
जिन 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवा के दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उनसे पूछिए कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। कि ये क्या खैराती बताएंगे अच्छे दिन आए कि नहीं आए। और बता रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री, आज अभी मैंने एक आंकड़ा बताया, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और आने वाले समय में बहुत और ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। कि जो 6 करोड़ लोग जहाज पर चलते थे, आज की तारीख में 16 करोड़ लोग हैं एक साल के अंदर। तो उन 10 करोड़ लोगों से पूछिए कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। वो बताएंगे आपको कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। ये खैराती नहीं बताएंगे, सनसनीबाज नहीं बताएगा, पाड़ा नहीं बताएगा। जिन्होंने भोगा है उनसे पूछिए, करोड़ों में संख्या है। कल जिन लोगों को मनीष जी मैंने जिक्र किया था कि वो जो 2014 के बाद इस देश में 11.5 करोड़ लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनसे पूछिए अच्छे दिन आए कि नहीं आए। ये क्या बताएगा। तो अच्छे दिन आए हैं, और करोड़ों की संख्या में आए हैं, करोड़ों की संख्या में। मुद्रा योजना, EPFO, ये सब जोड़ के जो मैंने उस समय बहुत न्यूनतम बताया था कि 27 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। नौकरी बात कर रहा हूँ कि इस देश के 27 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। उन 27 करोड़ लोगों से पूछिए अच्छे दिन आए कि नहीं आए। ये अकेले दोनों जंगू मंगू जो हैं, और इनके साथ 2-4-10 और लफंगे हैं, वो अपना रोज प्रधानमंत्री मोदी को गाली। तो इनके भी अच्छे दिन तभी आए हैं मनीष जी। और हाँ, ये अच्छी बात आपने याद दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक ये भी समझ लें कि अगर इन चुट्टों प्रधानमंत्री के भी मोदी अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी को गाली देकर के अच्छे दिन ले आए अपनी। प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो ये गाली किसको देते। और सिर्फ क्योंकि ये गाली देते हैं इसलिए वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता करीब 25-30 करोड़ वो इनको सुनता है। बाकी कुछ खैराती हैं 10-15 करोड़ वो सुनते हैं। तो और क्योंकि गाली सब लोग देते नहीं है, तो ये गाली देने वाले गिने चुने दलाल, एजेंट, भड़ुए, कुत्ते, जो भी कह लीजिए, ये गाली देते तो इनको रोटी, इनके बाल बच्चे, इनकी बीवी, इनके बाप, इनकी अम्मा, सब इसी बात की रोटी तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मोदी के नाम से रोटी मिल रही है। मोदी को गाली देना बंद कर दें, इनकी दुकान बंद। तो ये भी उसी में शामिल है। अच्छे दिन तो इनके भी आ गए कि तुमको गाली दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चलो तुम मुझे गाली ही दो, तो इसी बहाने तुम कुछ कमाओ, तो गाली दे के कमा रहे हैं। ये है अच्छे दिन। ये होता अच्छे दिन, चाहे बुरे संदर्भों में लो, चाहे अच्छे संदर्भों में, रोटी तुमको मेरे नाम से ही मिलेगी। ये है इनकी असलियत। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया और पाकिस्तान परस्तों को भी बता दिया कि भाई रोटी खाते रहो वरना कुछ और खाने। मतलब इंडिकेशन मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि अज्ञात वीर लोग कई कहते हैं कि देश में भी मूवमेंट होना चाहिए उनका, तो इनको भी बता दिया कि भाई रोटी खाते रहो, हमारे खैरात पे तुम रोटी खाते रहो वरना कुछ और खाने के लिए भी तैयार रहो। हाँ हाँ, ये